नमस्कार, मैं अंशुका निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। महिला डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, निजी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत होने का है मामला। सीटू कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, निजीकरण पर रोक लगाने की मांग। अनुशंसा में भी कंजूसी, 50,000 से अधिक लिखते तो वापस नहीं आता पत्र। धान की सरकारी खरीद के मुद्दे पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। युवा वर्ग महात्मा गांधी की मूल्यों को अपने जीवन में धारण कर हमेशा आगे बढ़ने का करे प्रयास, बोली एसपी। अब खबरें विस्तार से। निजी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत होने के मामले को लेकर टाउन पुलिस ने महिला डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इलाज में लापरवाही बरतने से मौत होने के संबंध में टाउन पुलिस ने गुरुवार देर रात मामला दर्ज किया। कृष्ण कुमार कुमार निवासी नंदराम के ढाणी ने रिपोर्ट दी कि डीआर खिचड़ हॉस्पिटल संचालिका डॉक्टर सीमा खिचड़ ने उसकी पत्नी कविता की डिलीवरी के ऑपरेशन में लापरवाही बरती है। इससे नवजात बच्चे व उसकी पत्नी की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामले की जांच थाना प्रभारी दिनेश सारण कर रहे हैं। वहीं मुकदमा दर्ज होने से पूर्व परिजनों ने पहले नवजात बच्चे के बाद में प्रसूता की मौत के बाद चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए डीआर खिचड़ हॉस्पिटल में गुरुवार रात हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित परिजनों से समझाइश की। परिजन चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि नंदराम की ढाणी निवासी कविता पत्नी कृष्ण कुमार को डिलीवरी के लिए परिजनों ने टाउन स्थित डीआर खिचड़ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। डिलीवरी के समय नवजात शिशु की मौत के बाद प्रसूता की हालत भी बिगड़ गई। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा कर दिया। सूचना पर सीओ सिटी प्रशांत कौशिक व टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे प्रसूता के परिजनों को समझाइश की। परिजनों ने अस्पताल को सीज करने के साथ महिला चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सूचना पाकर कुछ वरिष्ठ चिकित्सक भी मौके पर पहुंच गए। इस बीच चिकित्सकों ने प्रसूता की हालत को गंभीर बताया। उसे जिला अस्पताल के आईसीयू लेके गए। यहाँ डॉक्टर ने कविता को मृत घोषित कर दिया। क्या मामला है? सर, पेशेंट का नाम कविता है। वो मेरे भाभी जी लगते हैं। सीमा खिचड़ के पास वो एडमिट थे और उनका प्रेग्नेंट थे। उनका इलाज चल रहा था और 10:30 बजे उनको लेके आए। उसके बाद में वो बोलते हैं इनका सीटी स्कैन करवाइए। हम सीटी स्कैन करवाने के लिए लेके गए। वो रिपोर्ट लाके इनको जमा करवाई। रिपोर्ट देख के ये कहते बच्चा अभी नहीं है। 11:30-12 बजे के बीच की बात है। तो इन्होंने कहा बच्चा अभी नहीं है। तो हमने इनसे पूछा अभी पेशेंट का आप बता दीजिए, पेशेंट की क्या कंडीशन है। ये बोलते 5 घंटे के बाद इनका ऑपरेट होगा और पेशेंट आपका बिल्कुल सही है। और हमने उसको 5 घंटे इंतजार किया। 6 बजे के करीब इन्होंने ऑपरेट करना स्टार्ट किया और बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह इन्होंने आधे घंटे के अंदर 2-3 बार हमसे खून वगैरह मंगवा के और कहते पेशेंट अब नहीं है और ये इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, ये नहीं बच सकते। और बिल्कुल इनका षड्यंत्र है, इनसे कोई गलती हुई है। और इनका एक कंपाउंडर बीच में ये बोल रहा था, वो ये बोलता अभी बेहोशी वाली डॉक्टर नहीं है। और बीच में ये भी बोल रहा था अभी उनके पहले 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। तो 3 ऑपरेशन हो चुके हैं तो हम ऐसी कंडीशन में ये हो जाता है। तो अगर ये हो जाता है तो हमको पहले बता देना चाहिए था। हम यहाँ से कहीं और ले जाते, जिससे कहीं बेटर इलाज होता तो हम वहाँ पे चेक करवाते। बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उसकी बजाय इन्होंने हमारे पेशेंट की हत्या की है। और हम ये चाहते हैं धारा 219 के तहत इनको यहाँ से उठा लेना चाहिए। इन्होंने हत्या की है हमारे पेशेंट की और कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ हत्या की है। मेरी भाभी जी बिल्कुल स्वस्थ थे और वो चल के गए थे ऑपरेट रूम तक, बिल्कुल चल के गए थे, बिल्कुल स्वस्थ थे। हमारे माताजी उनके पास थे, हमारे भाई उनके पास थे, सब उनके पास थे। निजी चिकित्सालय में गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा एक ऑपरेशन किया गया। मरीज की हालत गंभीर थी, जिसके बारे में परिजनों को पहले ही बताया हुआ था। बच्चा है वो पेट में मृत था और मरीज के पहले भी 2 ऑपरेशन हो रखे थे और ऑपरेशन की गंभीरता के बारे में बताया हुआ था। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन थी, जिसके कारण ऑपरेशन के दौरान जो ब्लीडिंग की कंडीशन हुई, जिसको कंट्रोल करने के लिए सर्जन और अन्य 3-4 वरिष्ठ चिकित्सकों को भी बुला लिया गया और सभी संभव मेडिकल मैनेजमेंट किया गया। और मरीज़ की हालत गंभीर होने के कारण उसको आईसीयू फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। और बाकी परिजनों के द्वारा लगाए गए आरोप की भी डॉक्टरों की नेग्लिजेंस है, उसमें कोई किसी प्रकार की संभावना है नहीं, क्योंकि 4-5 डॉक्टरों ने इलाज किया है तो नेग्लिजेंस की पॉसिबिलिटी नहीं कह सकते। कल रात को एक प्रकरण दर्ज हुआ जिसमें खिचड़ चाइल्ड मैटरनिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर सीमा खिचड़ है, उनके खिलाफ दर्ज हुआ कि उन्होंने एक महिला के इलाज में लापरवाही बरती है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। जिसके संबंध में अभी पोस्टमार्टम है वो मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है। जो नवजात शिशु है उसका भी पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी अनुसंधान से जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी।
केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को धान की सरकारी खरीद शुरू करने की अनुमति देने के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने राज्य सरकार को 50,000 मैट्रिक टन धान की सरकारी खरीद की अनुशंसा करने पर घेरते हुए कहा कि सरकार ने यहां भी कंजूसी की है। अगर 50,000 मैट्रिक टन से अधिक की अनुशंसा की जाती तो भी केंद्र सरकार अनुमति दे देती, लेकिन फिर भी यह शुरुआत है। अगर कोई दिक्कत आई तो और खरीद के प्रयास किए जाएंगे। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने बताया कि पिछले साल और इस साल धान की फसल समर्थन मूल्य से काफी कम दाम पर खरीदी जा रही थी, क्योंकि पड़ोसी राज्य पंजाब व हरियाणा में धान की फसल अधिक है। धान का समर्थन मूल्य पर खरीद न होने से हनुमानगढ़ की किसान व व्यापारी को प्रति क्विंटल 300 रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा था। इस साल उन्होंने सांसद निहाल चंद से बात की और कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी किसानों व व्यापारियों को दोबारा घाटा न लगे, इसके लिए केंद्र सरकार से बात कर धान की सरकारी खरीद शुरू करने के लिए बात की जाए। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि किसी भी कृषि जिन्स का समर्थन मूल्य पर खरीद करने के लिए राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को अनुशंसा करनी होती है कि इतनी मात्रा में कृषि जिन्स समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। इसके बाद केंद्र सरकार अनुमति देती है। जो धान की खरीद थी ये पिछले साल भी और इस साल भी जो सपोर्ट प्राइस है उससे काफ़ी नीचे दामों पर खरीदी जा रही थी, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में सरकारी खरीद थी तो माल हमारा यहाँ से वहाँ जा रहा था और काश्तकार को भी व्यापारी को भी कम से कम 300 रुपये पर कुंटल का घाटा पड़ रहा था। पिछले साल निकलने के बाद में इस बार भी हमने एमपी साहब से बात की भी इसमें अपने को वो घाटा दोबारा फिर नहीं लगे। तो इसमें मेरे ख्याल से ये सभी को जानकारी है कि सपोर्ट प्राइस पर खरीद के लिए राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार को अनुशंसा करती है भी इतना माल हमारा है वो सपोर्ट प्राइस पर हम खरीद रहे हैं और केंद्र सरकार फिर उसके लिए इजाज़त देती है। अब ये देर आए दुरुस्त है वाली बात है, लास्ट में जाके ये इतना लेट किया उसकी वजह से मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ निहाल जी को कि कल छुट्टी का दिन होते हुए भी दिल्ली के ऑफिसेज खुलवा करके और रात को शायद ये 9 या 10 बजे के करीब है ये परमिशन मिली है और 50,000 मीट्रिक टन की मिली है। इसमें भी मेरा आग्रह रहेगा कि कंजूसी, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा का लिखते तो इसमें ये बात तो थी नहीं कि वो वापस आ जाएगा, लेकिन 50,000 मीट्रिक टन की शुरुआत में की है। आगे कोई दिक्कत आएगी तो उसके लिए और प्रयास करवाएं। अब इसका मैं नहीं कहूँगा, आप ही आकलन करो भाई कहाँ तो पत्र लिखने में 3 महीने लगाए और कहाँ पर कल मंजूरी लेने में 12.5 घंटे लगे हैं केंद्र सरकार से और छुट्टी का दिन होते हुए। और इसमें आपने फरमाया वो बात सही है, इसके बावजूद निहाल चंद जी ने मुझे खुद ने बताया कि ये तो मेरे को लोकेशन का तो पता नहीं है, दिल्ली में थे या कहीं जयपुर में मिले थे मुख्यमंत्री जी, तब उन्होंने पिछले साल भी कहा था कि आप यहाँ से अनुशंसा भिजवाइए, मैं उसकी परमिशन दिलवाऊँगा, लेकिन पिछले साल तो इन्होंने कोई पत्राचार वगैरह कुछ किया नहीं। अब ये किया, ये काफ़ी लेट जा कर के किया और माल है मेरे ख्याल से ज़्यादा होगा, क्वांटिटी इन्होंने कम दी है, इसके लिए भी आगे बात करें। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस का हमेशा दोहरा चरित्र रहा है। इस मसले को लेकर भी कांग्रेस सरकार इस उम्मीद में बैठी थी कि किसान मांग करेंगे तो कहेंगे कि केंद्र नहीं खरीद रहा, लेकिन भाजपा के स्थानीय नेताओं व जनप्रतिनिधियों ने जनता के सामने यह बात रखी कि जब तक राज्य सरकार प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास नहीं भिजवाती तब तक समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया व अन्य नेता आपसी लड़ाई में ही उलझे हुए हैं। इनकी फूट का खामियाजा पूरे राज्य की जनता को झेलना पड़ रहा है। आज बिजली का संकट गहराया हुआ है, रिट परीक्षा में धांधलेबाजी हुई। उन्होंने कहा कि धान की सरकारी खरीद की अनुशंसा राज्य सरकार को केंद्र सरकार से उसी दिन कर देनी चाहिए थी जिस दिन किसानों ने धान फसल की बुआई की थी। काफी समय से पीआर धान की खरीद की मांग किसानों द्वारा की जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन और जनप्रतिनिधि भी लगातार प्रशासन के संपर्क में रहकर की पत्र राज्य सरकार को लिखकर और राज्य सरकार जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भिजवाए, और राज्य सरकार ने पत्र लिखते लिखते 3 महीने का समय लगा दिया। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कल छुट्टी का दिन होने के बावजूद भी केंद्र सरकार किसान हितों को ध्यान में रखते हुए इसको स्वीकृति दी है। और इसमें
राज्य सरकार को सिर्फ 50 लाख मीट्रिक टन का ही मांग करना उचित नहीं, क्योंकि ज्यादा मांग करनी थी। ज्यादा मांग से कोई पत्र वापस नहीं आता। लेकिन फिर भी अगर कोई किसानों का की फसल समर्थन मूल्य से में बिकने से में अगर इसमें मापदंड के हिसाब से कम रहेगी तो उसको भी पुनः हम केंद्र सरकार से बढ़ाएंगे। और मैं आपके मार्फत सांसद महोदय का, जिन्होंने इसके लिए अथक प्रयास करके एक दिन में राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भिजवाने के एक दिन बाद ही इसको मंजूरी दे दी। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस सरकार कह रही है जिस तरह ले रही बीजेपी, हमें न तो सरे की जरूरत न कांग्रेस से सर्टिफिकेट की जरूरत। हमारा दायित्व है, हम विपक्ष में है, हमारे सांसद केंद्र सरकार में है और हमारे जनप्रतिनिधि सबका हमारा जो दायित्व है, हमें कोई श्रेय की जरूरत नहीं। और जो बात कह रहा हूँ तथ्यात्मक, क्योंकि फसल की बुआई के समय यहाँ के श्रीमान जिला कलेक्टर ने पत्र लिखकर राज्य सरकार को अवगत करा दिया था। फिर 3 महीने की देरी क्यों? जब केंद्र सरकार 12 घंटे में स्वीकृति, छुट्टी के दिन स्वीकृति। हमेशा से कांग्रेस सरकार का दोगला चलता रहा है, हमेशा दोगली बात करते हैं। किसानों को भड़काने के लिए कल को ये केंद्र सरकार के खिलाफ बोलेंगे, इसलिए इन्होंने 3 महीने इसको लटकाए रखा और इसका कोई कारण नहीं था। आज प्रदेश में बिजली के लिए हाँ मचा है। युवाओं ने एक सपने संजोकर रीट की परीक्षा दी, उसमें इन्होंने क्या किया? इनकी आपस की गुटबाजी प्रदेश सरकार की, वो जनता इसको भुगत रही। किसानों का संघर्ष व डॉक्टर साहब के मेहनत में हलचंद जी का प्रयास, जो सरकारी धान की खरीद शुरू हुई है उसके लिए हम धन्यवाद करने आए हैं। ये बात सरकारी खरीद जो किसानों को फायदा होगा उसके लिए हमने धन्यवाद किया डॉक्टर साहब को, जो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्रयास करते रहे और ताकि व्यापारियों को, किसानों को फायदा मिलता रहे। बस ये किसान डॉक्टर साहब को, राम प्रताप जी को धन्यवाद देने के लिए आए थे। ये सब किसानों का जो 300 रुपये क्विंटल का नुकसान हो रहा था, उसका वो फायदा किसानों को मिलेगा, किसानों के साथ साथ व्यापारियों को मिलेगा। जो उसका व्यापारियों को ये फायदा होगा, उसका पैसा माल हमारे यहाँ बिकेगा पेड़ पर, वो भी फायदा रहेगा। मंडी में आने लग गया क्या माल? हाँ, मंडी में आने लगा, वो यहाँ बिकने लग जाएगा। पहले पंजाब जाता था। सीटू के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर केंद्र सरकार की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन निजीकरण पर रोक लगाने की मांग को लेकर शुक्रवार को सीटू कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इससे पहले सीटू से संबंधित जन संगठनों के मजदूर लाल चौक स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में इकट्ठा हुए, यहां से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट की तरफ गए। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, निजीकरण पर रोक लगाओ और सेंट्रल वेयर हाउस के गोदामों को रिलायंस के हाथों देना बंद करो के नारे लगाते हुए कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और सभा की। जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, लाल झंडे की ललकार, देश को बेचने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद, काले कृषि कानून लागू करने वाली मोदी सरकार हक बर्बाद, आवाज दो, आवाज दो। सभा को संबोधित करते हुए सीटू के राज्य उपाध्यक्ष रामेश्वर वर्मा ने कहा कि पूरे देश में किसान, मजदूर व मेहनतकश आवाम तीनों कृषि कानूनों और चारों लेबर कोड का विरोध कर रहे हैं। केंद्र की भाजपा की मोदी सरकार देश के तमाम सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में सौंप रही है। इससे रेलवे, सड़क, एयर इंडिया, शिक्षा, चिकित्सालय और बैंक सहित हिंदुस्तान के मेहनतकश आवाम की गाड़ी कमाई के सभी संस्थान पूंजीपतियों को दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देश के वित्त मंत्री ने 23 अगस्त को अगले 4 वर्षों में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना को बेचने की घोषणा की है। इस दौरान वक्ताओं ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज की भी कड़ी निंदा की। वक्ताओं का कहना था कि सेंट्रल वेयर हाउस, FCI, राजस्थान सीड्स कॉर्पोरेशन व स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के गोदामों को भी सरकार रिलायंस कंपनी को दे रही है। इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर खत्म होंगे। सभा के बाद सीटू पदाधिकारियों की ओर से कलेक्ट्रेट गेट पर राष्ट्रपति के नाम SDM डॉक्टर अवी गर्ग को ज्ञापन सौंपा गया। देश के हवाई अड्डे है, स्टेडियम है, वायर जो है बेच रहे हैं, किलोमीटर जो है कुछ 26,000 किलोमीटर की वायर बेच रहे हैं, गैस पाइपलाइन बेच रहे हैं। उसके अलावा जो है देश के अंदर जो सड़कें हैं उनको बेच रहे हैं, जो हमारे नेशनल हाईवे हैं उनको बेच रहे हैं। यानी पूरी तरह से देश की संपत्ति को, सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति को बेच करके 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने का उनका कार्यक्रम है। उनके खिलाफ हमारा ये कहना है कि ये लोगों को रोजगार देते हैं, ये देश की संपत्ति है और सरकार की जिम्मेदारी तो उसके रख रखाव की है, बेचने की नहीं है।
इसलिए इस संपत्ति को नहीं बेचा जाए। निजीकरण के तौर पर इसको कर रहे हैं। निजीकरण के हम पूरी तरह से खिलाफ हैं, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। सार्वजनिक क्षेत्र के कारण ही हमारे देश में आर्थिक मंदी से हम बचे थे, इसलिए इसको बेचा नहीं जाए। इसका ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ आए थे। दूसरा हमारे ये है कि रिलायंस को हमारे यहाँ के FCI के सेंट्रल वेयर हाउस के, स्टेट वेयर हाउस के गोडाउन जो है दे रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। किसी भी सूरत में उनको यहाँ हम गोडाउन देना नहीं देंगे। ये इसी की बात की चेतावनी आज दी है। तीसरी बात है कि जो किसान मोर्चा, सिर्फ किसान मोर्चा एक लड़ाई लड़ रहा था धान की खरीद की, वो मांग केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया। पर आदेश जारी करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ 1 हफ्ते का धान बकाया है। अगर 1 हफ्ते के बाद वो खरीद शुरू करेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उसकी खरीद जल्दी शुरू की जाए। हमारा ये कहना है कि जो केंद्र सरकार और चाहे वो राज्य सरकार है, किसानों और मजदूरों पे ये जो लाठियां बरसाने का काम करती है, जब वो अपनी मांग ले रहे हैं, किसान मांग रहा है धान की MSP, और FCI को खत्म करने का जो काम है वो केंद्र सरकार कर रही है। FCI के जो गोदाम है, वेयर हाउस है, सेंट्रल वेयर हाउस, उनको जियो को देना, ये इस बात को साबित करता है कि आने वाले समय में हम जब किसान लोग गेहूं का उत्पादन करेंगे और गेहूं बीजने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो सावनी की फसल है ये हमारी तैयार हो चुकी है, नरमे की चुगाई चल रही है, धान कट रहा है, और जो मुच्छल धान है वो भी खेतों में तैयार हो रहा है। और जैसे ही गेहूं की बिजाई होगी, गेहूं के बिजाई के बाद जब 4 महीने बाद यहाँ अप्रैल के आसपास गेहूं आती है और अप्रैल के लास्ट में जब गेहूं आएगी, तो ये जो गोदाम, ये सीधा काले कानूनों का असर दिखाई दे रहा है कि जब ये गोदाम प्राइवेट दे दिए जाएंगे, जियो को दे दिए जाएंगे, तो जो किसान से गेहूं खरीदा जाएगा वो कहाँ रखा जाएगा। जिले का युवा वर्ग महात्मा गांधी के मूल्यों को अपने जीवन में धारण कर हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करें, ये कहना है जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन का, जो शुक्रवार को गांधी सप्ताह के अंतर्गत कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई गांधी बनो प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित कर रही थी। SP जैन ने कहा कि गांधी बनने के साथ गांधी के मूल्यों को भी सभी विद्यार्थी अपने जीवन में आत्मसात करें। गांधी के मूल्यों पर चलकर राष्ट्र निर्माण में सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। गांधी बनकर आए विद्यार्थियों की हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा कि सभी अच्छी तैयारी के साथ यहाँ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हैं और गांधी बनकर आए स्टूडेंट बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि SP प्रीति जैन और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष को लेकर गठित जिला स्तरीय समिति के सह संयोजक तरुण विजय ने गांधी बनो प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर तरुण विजय ने कहा कि गांधी जयंती से शुरू हुए गांधी सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम जिला प्रशासन की ओर से जिले भर में आयोजित किए गए हैं। इन सब कार्यक्रमों का मकसद एक ही था कि सभी लोगों में, विशेषकर युवा वर्ग में, गांधी के मूल्यों को पहचाने और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करें। राज्य के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी यही मकसद है कि गांधी के मूल्यों का युवा वर्ग में ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो, लोग गांधी को पढ़ें और उन्हें समझें। DEO माध्यमिक हंसराज जाजेवाला ने गांधी बनो प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से बताते हुए गांधी सप्ताह के अंतर्गत आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रमों में शिक्षा विभाग के योगदान के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के आखिर में सभी प्रतिभागियों ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी पार्क में गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी बनो प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के कुल 21 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। की जयंती के उपलक्ष्य में जो ये पखवाड़ा, ये सप्ताह मनाया जा रहा है, उसमें आज सभी स्कूलों के बच्चों ने गांधी बनो प्रतियोगिता में भाग लिया। महात्मा गांधी हमें अपने आप में एक प्रेरणा देते हैं। उनके स्वरूप, उनके रूप से लेकर उनकी हर बात हमें प्रेरणा देती है कि किस प्रकार साधन और साध्य दोनों की पवित्रता आवश्यक है और उसके माध्यम से हम राष्ट्र निर्माण के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। हम सबको आज के समय में, विशेष रूप से आज जो परिस्थितियां, उसमें गांधी के सिद्धांतों पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं और अपने देश को अनवरत आगे की बढ़ने की ओर लेके जाएं, यही हम सबसे अपेक्षा की जाती है। गांधी जी की 150वीं जन्म शताब्दी पर कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज यहाँ गांधी बनो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गांधी बनो प्रतियोगिता से हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों में जो है वो गांधी जी के संस्कार, आदर्श और जो मूल्य हैं उनका जो है प्रचार प्रसार हो और सभी बच्चे जो है वो गांधी जी के आदर्शों को ग्रहण करें, तभी जो है ये कार्यक्रम मनाने की जो है हमारी सफलता होगी। और सभी बच्चों से यही जो है उम्मीद करते हैं कि गांधी जी के आदर्शों को अधिक से अधिक जो है अपनाएंगे और गांधी जी के बारे में अधिक से अधिक
पढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने हमें सत्य एवं अहिंसा के रास्ते पर चलने का संदेश दिया है। उन्होंने हमें यह बताया है कि आपको पहले खुद को बदलना चाहिए जो आप दूसरों में कमियां निकालते हैं। उन्होंने हमें सदैव सच्चाई की साथ देने का प्रेरणा दिया है। वह सदैव सच्चाई के साथ रहते थे। मोहनदास करमचंद गांधी से हमें मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला। हमें हिंसा से नहीं अहिंसा से काम लेना चाहिए और इस तरीके के प्रोग्राम्स हमेशा होने चाहिए जिससे हमें गांधी जी के बारे में और भी कुछ पता चले। और हमें भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहिए। इस भ्रष्टाचार को हमें दुनिया से हटाने का प्रयास करना चाहिए। देश में फैले अनैतिक कार्य को हमें खत्म करना चाहिए और ऐसे प्रयास निरंतर चलने चाहिए। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने बीएससी फाइनल ईयर के परीक्षा परिणाम एक बार फिर सफलता का परचम लहराया है। कॉलेज के 184 में से 153 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें 90% व इससे अधिक अंक अर्जित करने वाले चारों विद्यार्थी का सम्मान किया गया। कॉलेज की प्रिया 90.50% अंक अर्जित कर टॉपर रही, जबकि तरुण मोंगा 90.17% अंक हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे। रेखा व मोनिका सैनी 90% अंक अर्जित कर तीसरे स्थान पर रही, जबकि नेहा राठौड़ 89% अंक अर्जित कर चौथे स्थान और आकाशदीप सहारण ने 88.50% अंक अर्जित कर पांचवां स्थान प्राप्त किया है। कॉलेज प्रबंधन ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाले सभी 153 विद्यार्थियों का शुक्रवार को कॉलेज कैंपस में अभिनंदन किया। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज प्रबंध समिति के डायरेक्टर तरुण विजय ने विद्यार्थियों की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि इस बैच के विद्यार्थियों ने भी कॉलेज की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन किया है। इसके लिए सब के सब बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान संकाय की शुरुआत करने के पीछे एक कारण यह भी था कि इसके लिए जिले में उचित माहौल का अभाव था। यहाँ के युवाओं को बाहर दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। हमने इस चुनौती को स्वीकार किया। आज बेहतर परिणाम आने पर संतोष का अनुभव करते हैं। प्रबंध समिति चेयरमैन आशीष विजय ने कहा कि विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों ने उन्हें गौरवान्वित महसूस करवाया है। कॉमर्स का परिणाम भी उत्साहजनक रहा है। एससी पार्ट थर्ड में मेरे 90% आए हैं और यह सम्मान पाकर मेरे को आज बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं बेबी हैप्पी कॉलेज का धन्यवाद प्रकट करता हूं और जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर विशाल पारिक सर, उनको भी धन्यवाद देता हूं। जो कॉलेज का स्टाफ है पूरा कोऑपरेटिव है, इन्होंने काफ़ी मदद की मेरे पूरे साल में और कॉलेज के स्टाफ के सभी टीचर्स थे, इन्होंने सभी हेल्प करते रहे और प्रैक्टिकल्स हुए, उन सब में भी मेरे को प्रैक्टिकल की पूरी नॉलेज मिली। बॉटनी लैब में, केमिस्ट्री लैब और जूलॉजी लैब में। ये सम्मान पाकर मेरे को बहुत खुश हुआ कि मैं जिले भर में पूरे प्रथम स्थान पर रहा बीएससी पार्ट थर्ड में और ओवरऑल में मेरे अच्छे % बने। परिकर बीएचएमसी से मैंने बीएससी फाइनल इस बार किया है। मेरे 80.33% बने हैं। मैं मेरे साथ वाले स्टूडेंट्स को ये सलाह देना चाहूँगी कि अगर वो बीएससी करना चाहें तो बीएचएमसी में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ आकर देखें, माहौल देखें, यहाँ अनुशासन का माहौल है, यहाँ टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। बीएससी फाइनल के अंदर 91% बने हैं। इसका श्रेय मैं अपने कॉलेज के स्टाफ और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। इन सब की वजह से ही मैं इतने अच्छे % बन पाए और हमें अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही लगाना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। आज महाविद्यालय के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है क्योंकि विश्वविद्यालय के द्वारा बीएससी पार्ट थर्ड का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। इस परीक्षा परिणाम में 184 बच्चे महाविद्यालय के एनरोल्ड थे, जिसमें से 153 विद्यार्थियों ने 86% से ऊपर नंबर लेकर के फर्स्ट डिवीजन के अंदर अपना स्थान प्राप्त किया है और इसके अंदर 4 ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 90% से ऊपर लेकर के महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। ये महाविद्यालय के लिए दूसरा ऐसा अवसर है जिसके अंदर इतना उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम महाविद्यालय को प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व भी बीकॉम पार्ट थर्ड का परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया था, जिसमें विद्यार्थियों ने बहुत ही उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दिया था। और भी वक्त है एक ब्रेक का।
किसानों पर लाठीचार्ज की कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल आपके जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज जिसकी आम आदमी पार्टी कड़ी निंदा करती है। किसान कलेक्टर से मिलना चाहते थे। अक्टूबर को हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पे किसानों पे जो बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियां बरसाई गई है, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस एक तरफ बैठे केंद्र के किसानों के लिए कह रही है कि साहब हम किसानों के साथ हैं, जो केंद्र में बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, और राजस्थान में जिनकी खुद की सरकार है वो खुद जो है वो लाठियां बरसा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों जो है वो किसानों को गुमराह कर रही है और किसानों के साथ छलावा कर रही है। आम आदमी पार्टी जिला हनुमानगढ़ इस बात को लेकर के आज मुख्यमंत्री को कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन भिजवा रही है कि जिस भी अधिकारी ने गैर कानूनी तरीके से बिना मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के, बिना प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति के लाठीचार्ज किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस दिन यह घटनाक्रम हुआ था उस समय ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी कि उसमें लाठीचार्ज किया जाए। सामान्यतः जब कलेक्टर से मिलने के लिए जाते हैं तो ज्ञापन देने वालों के साथ इस तरीके की रस्साकसी हमेशा ही होती है, और उस समय किसानों ने कोई गलत नहीं किया था और किसानों के पीछे भाग भाग करके, किसानों को दौड़ा करके, किसानों को ट्रैक्टर पर बैठे हुए लाठियां बरसाना, और वो भी इस तरीके से जिस तरीके से जानवरों को कुटा जा रहा है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हनुमानगढ़ का प्रशासन, हनुमानगढ़ का पुलिस प्रशासन और हनुमानगढ़ के मौके के माननीय विधायक महोदय इस पर एक शब्द कहने को तैयार नहीं है। मैं माननीय विधायक महोदय से पूछना चाहता हूँ, अगर उनको लगता है कि ये लाठीचार्ज सही है तो उनको कहना चाहिए कि ये लाठीचार्ज सही है, और अगर उनको लगता है कि ये लाठीचार्ज गलत किया है तो उन सब अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री को जो एक चिट्ठी लिखे और मुख्यमंत्री पर दबाव बनाए कि हनुमानगढ़ में जो हुआ है गलत हुआ है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिला मुख्यालय पर श्री किरियाना भवन का उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। 1968 में बना किरियाना भवन जर्जर हो चुका था, इसलिए अब दोबारा निर्माण कर इसका उद्घाटन किया गया है। यह भवन सामाजिक कार्यों के काम आएगा। श्री किरियाना संघ के अध्यक्ष लाल बहादुर सिंगला ने बताया कि इस भवन को जर्जर अवस्था में हो गया था, अब दोबारा इसका करीबन 55 लाख की लागत से निर्माण करवाया गया है। यह भवन विवाह, शादियों और सामाजिक कार्य के लिए काम आएगा। इस मौके पर नगर परिषद के सभापति गणेश राज बंसल ने आधुनिक शौचालय बनवाने का भी आश्वासन दिया। आज किराना व्यापारियों व शहर के प्रमुख व्यापारियों के द्वारा नया नवनिर्मित निर्माण कर इसका लोकार्पण किया गया है। मैं सभी किराना व्यापारियों को इसका धन्यवाद देता हूँ, तो एक बधाई देता हूँ कि आपने सुविधा शहर के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध हो रही है जो जनता के काम आ सकेगी। शहर में और भी विकास कार्य हो रहे हैं तो आपने मुझे इसका श्रेय दिया, लेकिन मैं इसका श्रेय जो भी देता हूँ कि उनके आशीर्वाद से सब काम संभव हो रहा है। तो विनोद कुमार सिंह ने मेरे पर विश्वास दिखाया, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूँ, ये मैं भगवान से कामना करता हूँ। मैं आपसे भी ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे अपना आशीर्वाद करके बनाए रखें। आज आपने जो इस समारोह में बुलाकर आज श्री किराना व्यापारी संघ द्वारा निर्मित किराना भवन का उद्घाटन श्री भूपेंद्र चौधरी, श्री गणेश राज जी बंसल एवं श्री लीलाधर जी पारिक द्वारा किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्ति और मातृशक्ति पहुंची और सभी ने जिन दानदाताओं ने मेरे से सहयोग किया
उसका आभार किया कैराना व्यापार संघ ने। ये पूरम में बहुत पुरानी संस्था है, ये सन 1968 में बना हुआ भवन था कैराना भवन। तो ये जर्जर अवस्था में हुआ था। अभी नई कार्यकारिणी द्वारा, जैसे कि पूरम में कई वर्षों पहले चौधरी विनोद कुमार जी ने शपथ ग्रहण कराई थी, वही कार्यकारिणी अभी इस समय चल रही है। इसमें उसी कार्यकारिणी ने आज कुछ पुराने जर्जर भवन को खत्म करके नए भवन का निर्माण किया, जिसमें कि यह भवन सभी शहरवासियों मोहल्ला वासियों को काम आएगा, जिसमें कि आप शादी विवाह के लिए या कोई रस्म रहता है या सामाजिक कोई भी कार्य के लिए यह भवन सबके काम आएगा। हमारे व्यापारियों के सहयोग से, हमारे सभी शहरवासियों की तरफ से ये एक दोबारा हमने एक ऐसे भवन को खड़ा कर दिया है। आज चेयरमैन साहब इन्होंने मॉडर्न टॉयलेट का यहाँ किया है बात, यहाँ पार्क भी है, साथ पार्क का भी विकास दोबारा करवाएंगे सारा। मैं चेयरमैन साहब का धन्यवाद देता हूँ, भूपेंद्र चौधरी जी का धन्यवाद देता हूँ। टाउन में नगर परिषद रामलीला रंगमंच पर श्री रामलीला समिति की ओर से आयोजित रामलीला के दूसरे दिन गुरुवार रात्रि को रावण का दरबार, कैलाश विजय, भगवान श्री राम का जन्म, सीता जन्म, गुरु शिक्षा, रक्षक उत्पाद सहित भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का मंचन किया गया। श्री राम जन्म के बाद किन्नरों का नृत्य, बधाई का भी मंचन हुआ। दशरथ की भूमिका का डायरेक्टर प्रेम रतन पारिक ने सुंदर ढंग से कला का मंचन किया। श्री राम जन्म पर खूब मिठाइयां भी बांटी गयी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।